कह दो इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। हेलो मेरे प्यारे से आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लासेज। मैं आपका मोहन सर आप सभी के लिए एक धाकड़ वीडियो लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12th फिजिक्स का सुपड़ा साफ करने वाले हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं और यही मॉडल प्रश्न के अंदर से बच्चों आपको 2024 में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफी शानदार, जबरदस्त और खतरनाक होने वाली है। सभी बच्चों दिल थाम के बैठ जाइए, अपने पास कॉफी और पेन को रख लीजिए ताकि आप हर एक क्वेश्चन को नोट कर सको और आप सोल्व कर सको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ साथ बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यदि आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भाई ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में धारा जो है बच्चों 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व ज्ञात करना है। बच्चों सेल्फ इंडेक्स आपको निकालना है। दोनों ही मीडियम बच्चों क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हो इंग्लिश मीडियम में आपके सामने क्वेश्चन है, तो आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों देखिए आपको क्या निकालना है, आपको सेल्फ इंडेक्स निकालना है, एल का मान आपको निकालना है। तो देखिए बच्चों फॉर्मूला होता है फैराडे का द्वितीय लॉ, आप याद कीजिए, ई बराबर में माइनस का एल डी आई अपॉन में dt होता है। अब धारा में परिवर्तन हो रहा है तो धारा ली जाएगी बच्चों डेल्टा की फॉर्म में, डी आई अपॉन में dt, डी आई अपॉन में dt बच्चों आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ई जो है आपका वोल्टेज कितना है बच्चों 50 वोल्ट है, तो यहाँ पर 50 इक्वल टू आप परिमाण लेते हो बच्चों तो L गुणा में जो आपकी धारा परिवर्तन हो रही है वो 5 एम्पियर से कितनी गिर रही है आपकी 2 एम्पियर गिर रही है, अपॉन में dt कितना समय लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 0.1 सेकंड लग रहा है। तो देखिए यहाँ से 5 में से आपके 2 जाएंगे बच्चों 3 बच जाएंगे, तो जो आपके पास आने वाले इक्वेशन 50 L गुणा में 3 बटा में 0.2 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 50 से 0.2 को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा भाई 10 L गुणा में 3, L का मान निकालोगे 10 बटा में 3, इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 1.67 हेनरी आपका क्या आने वाला है भाई आंसर आ जाएगा। तो L का मान बच्चों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है द्वितीयक तरंगिका की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी। अरे मेरे प्यारे बाबू ये तो हाइगन के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होती है। अरे किस पर डिपेंड नहीं करेगी प्रकाश विद्युत धारा, ये आप सभी को बताना है। तो बताइए मेरे शेर से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसको मैं बाबू आप तो प्रकाश की आवृत्ति पर विद्युत धारा डिपेंड नहीं करती, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हेलो बच्चों यदि अभी तक आपने संजीवनी गैस पेपर परचेज नहीं किया है तो भैया अभी भी बेस्ट ऑफर चल रहा है। मात्र 150 रुपये में आप क्लास 12th फिजिक्स का गैस पेपर परचेज कर सकते हो। ये पूरा गैस पेपर आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है और एग्जाम में 100% लड़ने की गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। यदि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आउट होता है तो आपको दुगना पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। यदि आप भी इस बेस्ट ऑफर का फायदा उठाना चाहते हो तो फास्ट हमें इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, हम आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे। और साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप सभी के सामने, दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसकी अधिक तरंग दैर्घ्य होती है। सबसे ज्यादा आपको वेवलेंथ बतानी है किस कलर की होती है। अरे मेरे बाबू सबको पता है रेड लाल की होती है, क्योंकि जो संकेत बनाए जाते हैं ना वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। रीजन क्या है बच्चों, ताकि हम दूर तक उनको देख सके, इसलिए जो वेवलेंथ होगी वो लाल रंग की होगी। यदि आपसे पूछ लेना बच्चों अधिक कीजिएगा ना कम पूछ ले तो बाबू आप बैंगनी को बिल्कुल करेक्ट आंसर कर आ जाना। मैंने दोनों का ही आपको आंसर बता दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। अरे बाबू नाभिक और इसके चारों क्या होती है वृत्ताकार कक्षाएं होती है। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और क्या पाया जाता है प्रोटॉन पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ धारा परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कलांतर क्या होता है। रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना
बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका पूरी तरह जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसमें कलांतर क्या हो जाएगा। देखो बाबू एल परिपथ होता है, एक आपका सी परिपथ होता है, एक आपका आर परिपथ होता है। एल परिपथ और सी परिपथ में जो कलांतर होता है धारा उल्टा के बीच में वो π/2 होता है, और जो आर परिपथ होता है इसमें कलांतर आपका 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सी परिपथ की बात हो रही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है। वेव लेंथ मिनिमम पूछ रहा है बच्चों, किसकी होने वाली है, आपको जवाब देना है। अरे जो सबसे कम न्यूनतम जो तरंग दैर्घ्य होती है मेरे बाबू वो गामा किरण की होती है रे, किसकी होती है, गामा किरण की होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप क्या होगे गुरुजी तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम किसकी होती है, मैक्सिमम और बता दीजिए, मजा सा आ जाएगा। तो मेरे बाबू रेडियो की होती है, याद रखिएगा रेडियो की हो जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों की क्या होती है, एक समान होती है कि समान नहीं होती, जैसी होती है, इनमें से कोई नहीं। आपको बच्चों ऑप्शन का जवाब देना है। देखिए दो प्रकार का आपने चैप्टर नंबर आपकी बात हो रही है बच्चों चैप्टर नंबर 10 से, चैप्टर नंबर 10 से तरंग प्रकाशिकी। देखो एक तो आपने पढ़ा था व्यतिकरण, व्यतिकरण, एक पढ़ा था आपने विवर्तन। तो देखिए जो व्यतिकरण होता है उनमें जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है वो क्या होती है भाई, समान होती है। क्या होती है, समान होती है। बट जो विवर्तन होता है उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है, बढ़ती हुई चलती है। मतलब इसमें बच्चों समान होती है, इसमें क्या है अलग अलग होती है। दोनों में पूछ रहा है, दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, अलग अलग हो जाए, के समान नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करता बच्चों स्पेशल व्यतिकरण की तो समान होगी, बात करता विवर्तन की तो अलग अलग होती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 10 बच्चों है आपका 11वीं क्लास का क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, किसके बराबर होता है प्यारे बाबू, याद रखिएगा डायरेक्ट 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये बच्चा प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष का मतलब आप सभी जानते होंगे, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जब किसी एमीटर को संट किया जाता है, संट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। संट करने का मतलब है किसी एमीटर के आपने क्या जोड़ दिया, एक संट प्रतिरोध को जोड़ दिया, एक तार को जोड़ दिया, तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है ये आप सभी को बताना है। अरे बाबू जब भी आप संट लगाओगे तो हमेशा प्रतिरोध क्या है आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान कितना होता है। देखिए 3 प्रकार की चीजें होती है बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं, एक तो होता है चालक, एक होता है आपका कुचालक, एक होता है आपका अर्धचालक। बात की जाए चालकों के लिए तो आप याद रखिएगा, चालकों के लिए जो होता है वो तापमान गुणांक प्लस का होता है, कुचालकों के लिए 0 होता है, और अर्धचालकों के लिए क्या होता है माइनस का होता है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर ना अर्धचालकों करण पूछा है, तो अर्धचालक करण हो जाएगा आपका ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी आपका। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, वान डी ग्राफ जनित एक ऐसी विद्युत स्थिति युक्ति है जिससे उत्पन्न हो जाता है, इससे क्या उत्पन्न किया जाता है ये आप सभी को बताना है। तो देखो इससे क्या करते हैं हम, केवल उच्च वोल्ट क्या भाई मैक्सिमम वोल्टेज से क्या है हम उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है। अरे परावैद्युतांक का मतलब मेरे प्यारो बाबू एप्सिलॉन नोट का आपसे वैल्यू पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, यूनिट आपसे पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक होता है कूलम स्क्वायर n इनवर्स माइनस का मीटर का। नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। देखिए संधारित्र में बच्चों 2 प्लेटें होती है, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है, एक पर माइनस का क्यू आवेश होता है। आपसे क्यू नेट पूछ रहा है कुल आवेश। अरे जो आवेश होते हैं ना वो समान तो होते हैं, प्लस का क्यू माइनस का क्यू आपस में बच्चों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपके पास अंडा आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति होती है। अरे मेरे बाबू ये अवमंदित गति होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी से पूछ रहा है, वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब आपसे ना स्थित इकाई धनावेश की बात कर रहा है, इकाई धनावेश का मतलब है आवेश का मान 1 है।
बटे में एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स होगा 1/एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों कहीं पर भी ना ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब आप इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाते हो तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट का इन्वर्स हो जाएगा माइनस का। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों। अगला देखिए, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों कहते हैं ना, जो कहते हैं बच्चों कि जो पानी से नहाएगा वो लिफाज बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। यदि बच्चों आपको भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो आज से ही बच्चों आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम का समय अब बचा हुआ नहीं, सिर्फ 1 महीना आपके एग्जाम का बचा हुआ है और 1 महीने में आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपसे कह रहा है आवेश का परिमीकरण दर्शाता है कि, अरे मेरे बाबू एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्षेत्र की शक्ति, बिल्कुल जहां पास पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वहां पर पावर ज्यादा होगी। बच्चों स्पर्श रेखा खींच दोगे दिशा का भी पता लग जाएगा। आवेश की प्रकृति, बिल्कुल सही बात है, यदि प्लस से तो बाहर निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, प्लस से बाहर निकलती है विद्युत क्षेत्र का, माइनस में प्रवेश करती है, मतलब आवेश की प्रकृति का पता चल जाएगा इनमें से सभी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लीजिए, निकिल है, अरे निकिल क्या है रे मेरे प्यारे से बाबू, निकिल क्या है ये आपको बताना है। निकिल आपका है लौह चुंबकीय पदार्थ, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ना सी बिल्कुल सही चला। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक उभोतल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए जब भी आपका उभोतल लेंस आए ना तो जितनी वक्रता त्रिज्या दी हुई है उतना ही आपका फोकस दूरी होगा, बट आपका ये सेंटीमीटर में है तो ये बच्चों मीटर में हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बच्चों 100 ट्रिक है आंसर मारने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से सभी बच्चे, आपसे कह रहा है एक ही तरंग दैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी। अरे मेरे प्यारे बाबू संवेग जो होता है ना P बराबर में h/λ, वो हमेशा क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, किस प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्वों के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए 2 प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो N प्रकार के होते हैं, एक आपके P प्रकार के होते हैं। N प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम अपमिश्रण करते हैं 15वें वर्ग के तत्वों का, और P प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए जो मिश्रण करते हैं वो करते हैं हम 13वें वर्ग के तत्वों का। ये पंच संयोजी है, ये आपका त्रिसंयोजी है। अब आपको P प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं तो 13 वर्ग के जो तत्व होते हैं बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, नहीं पढ़ना बाबू ऐसा सब्जेक्ट बायोमेथ, ये आपके 15 वर्ग के तत्व है, ये आपके 13 वर्ग के तत्व है। अब आपको P प्रकार का बनाना है तो आपको 13 वर्ग के तत्व को मिलाना होगा। फास्फोरस 15 का है, आर्सेनिक 15 का है, विस्मित 15 का है, जो आपका बोरोन है ना, बोरोन वो आपका 13 वर्ग का तत्व है, इसलिए P प्रकार के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, डायोड का उपयोग होता है अरे दिष्टकारी के तरंग के रूप में। दिष्टकारी क्या होता है बच्चों, ये प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लीजिए बड़ा शानदार बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन आप सभी की आंखों के सामने आ चुका है। आंखों को बच्चों हटने मत दीजिए, सपने बड़े देखो बच्चों, सपने बड़े देखने हैं और सपने को पूरा करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। आज से ही बच्चों लग जाइए तैयारी में। अगला क्वेश्चन ये है बच्चों की 6 माइक्रोफेरेड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होती है। न्यूनतम और अधिकतम देखिए मिनिमम और आपका है मैक्सिमम। यदि आपको मिनिमम धारिता लानी है तो आपको इनको सीरीज ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में भाई, सीरीज ऑर्डर में आपको जोड़ना पड़ेगा, और मैक्सिमम लानी है तो आपको पैरेलल ऑर्डर में इनको जोड़ना होगा। तो मिनिमम के लिए सीरीज और मैक्सिमम के लिए पैरेलल ऑर्डर, यानी कि श्रेणी और समांतर क्रम। तो न्यूनतम की बात करें तो सीरीज में जोड़ दीजिए। सीरीज का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/CS बराबर में 1/C1 प्लस में 1/C2 प्लस में 1/C3। यहाँ देखिए आप सभी, तो आप इस फॉर्मूले को यदि सोल्व करते हो तो जो CS बराबर आ जाएगा आपका 6/3, यानी कि आपका 2 माइक्रोफेरेड आने वाला
है। बच्चों आप एलसीएम लोगे तो आपका यही आ जाएगा, ठीक है। और अधिकतम के लिए आप तीनों को जोड़ दोगे, 6 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 18, तो 2 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिवर्ती धारा समीकरण आपको दी हुई है, आई बराबर में 60 साइन पाई टी में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा, यानी कि आपसे आई आर एम एस पूछा जा रहा है। फॉर्मूला होता है आई नोट बटा में रूट का 2, आई नोट बच्चों आपका है यहाँ पर 60/2। यदि आप इसको सोल्व करते हो आगे देखिए, आई आर एम एस बराबर 60 को आप 30 गुणा में बच्चों 2 लिख सकते हो बाई रूट 2, 2 को आप रूट 2 गुणा में रूट 2 लिख सकते हो, एक रूट 2 से आपका एक रूट 2 कट गया, 30√2 आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर बच्चों बी बिल्कुल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको 30√2 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, अरे जेड का फॉर्मूला होता है रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, एक्सएल का फॉर्मूला है ओमेगा एल का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एक वृत्तीय धाराकार लूप की त्रिज्या दुगनी और धारा को आधी कर दी जाए, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। देखिए चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है m बराबर में NIA। अब आपका जो नया चुंबकीय आघूर्ण होगा उसको मान लेते हैं हम m डैश, फेरों की संख्या आपकी n है ही, आपने क्या किया त्रिज्या को आधा कर दिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, पाई आर का स्क्वायर होता है, और धारा क्या कर दिया आपने आधी, मतलब I/2 कर दी, पाई आपका चल ही रहा है, त्रिज्या आपने कर दी 2 गुणा 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4r का स्क्वायर, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो 2NI पाई आर स्क्वायर, तो ये तो बच्चों आपका m बन गया ना, तो 2m यानी कि 2 गुणा आपका क्या हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी भाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या है बच्चों, ध्यान से दीजिए इसका जवाब। आपसे कह रहा है एक चौक कुंडली का स्वे प्रेरक तो 5 हेनरी है, मतलब आपको एल का मान दिया हुआ है 5 हेनरी, और बहती धारा 2 एम्पीयर सेकंड इनवर्स की दर से बढ़ रही है, मतलब बच्चों आपको DI/dt का मान दिया हुआ है 2 एम्पीयर सेकंड इनवर्स। तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मूला होता है E बराबर में LD माइनस का होता है बच्चों DI/dt। तो देख सकते हो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल E तो निकालना है, तो E बराबर में माइनस L का वैल्यू कितना है बच्चों 5 दिया हुआ है, गुणा में इसका वैल्यू कितना है DI/dt का 2 है, तो माइनस का 10 वोल्ट आपका आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर ना सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आप सभी सामने आ चुका है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत तरंगे तथा चुम्बकीय तरंगों के बीच कालांतर कितना होता है। देखिए बच्चों जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है और जो आपकी चुम्बकीय तरंगे होती है वो एक ही दिशा में संचरण करती है, ई वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर एक दिशा में संचरण करते हैं, इसका मतलब इनके बीच का जो कालांतर होने वाला है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहा है जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फिन चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अरे मेरे प्यारे बाबू फिन चौड़ाई का फॉर्मूला तो याद कर, बीटा बराबर में लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी होता है। अब आप प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा रहे हो, जो आपका कैपिटल डी है ना ये पर्दों के बीच की दूरी होती है, स्मॉल डी को मत ले लेना, स्मॉल डी तो बच्चों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। तो आप कह सकते हो जो बीटा है ना वो कैपिटल डी क्या है आपका समानुपाती है, यानी कि आपका दूरी बढ़ेगा तो आपका फिन चौड़ाई भी बढ़ेगा। अरे यहाँ दूरी तो बढ़वा रहा है ना तो इसलिए फिन चौड़ाई भी भाई बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है। अरे सबको पता है क्यूरी होता है रे बाबू, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। भेदने की क्षमता पूछी जा रही है। अरे गामा किरण, गामा जो रे होती है ना प्यारे बाबू उसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। वर्ण विक्षेपण क्षमता, अरे जो डेल मिनिमम का फॉर्मूला होता है वो n - का A1
गुणा में ए होता है। एन है आपका अपवर्तनांक, ए है आपका प्रिज्म कोण, जिसे आप अपवर्तक कोण के नाम से भी जानते हो। तो डिपेंड किस पे करेगी बाबू, ये आपको बताना है। तो ये आपके प्रिज्म कोण पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करती है। अरे जो अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश, इसको किस घटना ने समझाया? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की घटना ने समझाया बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात को निम्न में से किस रूप में होता है? ये आपको वही बताना है। देखिए जो अनुपात होता है आप सभी को पता है, जो विद्युत गुरुत्वीय बल होता है वो 10⁻39 गुना पावरफुल ज्यादा होता है, जो आपका दो आवेशों के बीच में नाभिक में लगता है। तो आप देख सकते हो एक अनुपात 10⁻39 होने वाला है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दो आवेश क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश क्यों रखा हो तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए क्यू का मान क्या होना चाहिए? देखिए दो आवेश है भाई, एक तो है आपका आवेश कैपिटल क्यू, एक भी आपका दूसरा क्या है कैपिटल 1 मान लो, इसको 2 मान लो। इनके बीच में क्या है, एक आवेश रखा हुआ है स्मॉल क्यू। संतुलन की अवस्था की बात करवा रहा है। संतुलन की अवस्था का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इस पर लगने वाला फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स क्या है, दोनों समान करने हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो स्मॉल क्यू का मान आने वाला है माइनस का कैपिटल क्यू बाई 4 बच्चों आपका आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे पूछ रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का कोण का मान कितना होता है विद्युत स्थिर साम्यावस्था में रहे। देखिए जब भी आप किसी भी विद्युत द्विध्रुव को एक विद्युत क्षेत्र में रख देते हो तो उस पर बलागुण लगता है टॉर बराबर में पीई साइन थीटा, ये आपका लगता है। अब आपसे कह रहा है साम्य स्थिति में। साम्य स्थिति का मतलब होता है जब टॉर्क क्या लगेगा, आपका मैक्सिमम लगेगा। आपका टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, जब आपका कोण का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान मैक्सिमम मिलने वाला है। और साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पर देता है, आपका 90 डिग्री एंगल पर देता है। इसीलिए आपका π/2 कोण बच्चों हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? सदिश बताना है। अरे फ्लक्स को हटाओ, विभव को हटाओ, ऊर्जा को हटाओ। विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है प्यारे बच्चों वो आपकी क्या है कि सदिश राशि होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए। दो तरंगे y1 4 sin ओमेगा टी एवं y2 बराबर 3 cos ओमेगा टी से उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान कितना होगा? महत्तम मान आपको बताना है आयाम का। देखिए आयाम का महत्तम मान का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर। a1 है आपका 4 तो 4 का स्क्वायर 16, a2 है आपका 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 आपका रूट 25, 25 का आपका 5 बाहर निकल कर आ जाए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का आपको सूत्र बनाना बी स्क्वायर बटा में 2 न्यू नोट बच्चों आपका फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। आपसे पूछ रहा है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इनके संयोजन की क्षमता आपको डायोप्टर में बतानी है। तो देखिए क्षमता आपको निकालनी है बच्चों, और दो लेंसों के संयोजन हुआ है, यानी कि ये बच्चों आपकी जो हेडिंग है ना वो डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा पतले लेंसों का संयोजन, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए जो आपका F1 है वो आपका उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस जो फोकस लेंथ होती है वो प्लस की होती है। ये आपका अवतल लेंस है, इसको F2 मान लीजिए, इसकी फोकस दूरी होगी भाई माइनस की, राइट। अब आपको ना पहले कुल आप फोकस दूरी निकाल लीजिए। तो दो लेंसों के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला हो जाएगा F = दोनों का मल्टीप्लाई बटे में दोनों का ऐड। बच्चों दोनों का ऐड करना है ना, प्लस करना है दोनों को, तो प्लस कर दीजिए, राइट। अब देखिए F1 40 है, ये आपका माइनस का 20 है, ये आपका 40 है, ये आपका माइनस का 20 है। अब आप देखिए उसको गुणा करते हो ऊपर से, तो F बराबर में बच्चों आपको मिलने वाला है माइनस का 800, नीचे मिलेगा आपको 20, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी, और 2 का भाग आप 80 में लगाओगे तो माइनस का 40 आपकी आ जाएगी। ये तो आई फोकस, आपको क्षमता निकालनी है, तो P बराबर में 1/F आपका फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। तो आपका ये माइनस का 1/40 हो जाएगा बच्चों। भाग जब आप लगाते हो तो माइनस का आपके पास 0.25 आने वाला है। तो देख सकते हो आपका जो राइट आंसर है बच्चों वो आपका जाने वाला है। यहाँ पर बच्चों ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ आंसर आएगा माइनस का 0.25।
यानी कि इसमें तो बच्चों पता नहीं लगा सकते क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है हमारे गलत है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। अरे व्यतिकरण की घटना बच्चों तभी हो सकती है जब तीव्रता में क्या आएगा, चेंज आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयुक्त किया जाता है। अरे निकुल प्रिज्म, निकुल प्रिज्म का उपयोग ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है, अरे ये गंदा सा सिंबल किसका है। अरे बाबू बिल्कुल फर्जी सवाल है। ये आपका ना ऐसा है, ऐसा है बच्चों, ऐसा है। ये आपका क्या है, डायोड है। क्या है आपका, डायोड है। इसका प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, ये डायोड है बच्चों, डायोड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला नियम को कहा जाता है। अरे दो आवेशों के बीच में बल लगेगा तो कूलाम नियम का बात होगा। अरे बाबू, तो इसमें आपका आ जाएगा कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। आर दूरी पर आपसे वोल्टेज पूछा है। वी बराबर फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो जो वोल्टेज की जो दूरी है ना वो क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है किसी चालक के संवहन वेग, संवहन वेग का मतलब है अपवहन वेग वीडी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध होता है। वीडी जो होता है ना वो समानुपाती होता है भाई ई के। तो आपका ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट मतलब चला जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों आप सभी के सामने, आपसे कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेरेड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। देखिए बच्चों आप सभी ने छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाने का फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैपिटल सी बराबर n की पावर 1/3 डॉट में स्मॉल c। अब आपको बड़ी बूंद की धारिता निकालनी है तो c बराबर में n होता है बूंदों की संख्या, तो 64 की पावर 1/3 डॉट स्मॉल सी होता है बच्चों एक बूंद की धारिता जो कितनी है, 5 है। तो 5 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 64 को आप लिख सकते हो 4 की पावर 3 और इसकी घात कितनी है 1/3 डॉट में 5। 3 से आपका 3 कट जाएगा बच्चों की घाते घात से क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो 4 किससे गुणा करना है आपको, सिर्फ 5 से गुणा करना। 4 पंजे 20 माइक्रोफेरेड आपकी धारिता निकल कर आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। अरे मेरे प्यारे बाबू, विभव मापी से हम क्या नापते हैं, विभवांतर का मापन करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनके विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है दो आवेशों के बीच में U बराबर में K Q1 Q2 बटा में R। अब देखिए आपने क्या है, बीच की दूरी बढ़ा दी, R का मान आपने बढ़ा दिया तो ऊर्जा क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है तो ऊर्जा आपकी घट जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दो प्रतिरोध R एवं 2R की एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का आपको अनुपात बताना है। देखिए ऊष्मीय ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है H बराबर में वो होता है आपका I²RT, राइट। अब यहाँ धारा क्या होने वाली भाई, समान होने वाली कि कौन से क्रम में जोड़ा है आपने, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ आपका H है ना, ऊर्जाओं को आपसे अनुपात पूछा है तो H की जगह आपका क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। पहले के लिए बात कर रहे हो तो E1 I²R1 और T हो जाएगा। सेकंड के लिए बात कर रहे हो तो E2 बराबर में I²R2 आपका T हो जाएगा। आप इसका डिवाइड करते हो तो I² से I² कट जाएगा, T से आपका T कट जाएगा। आपका जो अनुपात आने वाला है वो E1 बटा में E2 और R1 बटा में आपका R2 आ जाएगा, राइट। R1 क्या है आपका R है और R2 क्या है आपका 2R है। तो देखिए ध्यान से E1 बटा में E2 बराबर में R अपॉन में 2R। R से आपका R कैंसिल आउट हो जाएगा, अनुपात आ जाएगा आपका 1/2 यानी कि 1:2 बच्चों आपका आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है तो इसकी फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों बढ़ जाती है, याद रखिएगा पानी में क्या है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान कितना होता है। तो
ये आपका हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी टेलीस्कोप की बच्चों आपसे बात कर रहा है, दूरदर्शी के बारे में पूछ रहा है। अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है दूरदर्शी के कारण? बच्चों ये आपका काल्पनिक बनता है और वस्तु से क्या है अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टा तथा धारा के बीच का कालांतर कितना होता है? अनुनाद की स्थिति की बात कर रहा है। इस वाली कंडीशन में जो आपका शक्ति गुणांक होता है, शक्ति गुणांक वो आपका हमेशा याद रखिएगा 1 होता है, और जो आपका कालांतर होता है 5 वो आपका हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है। देखिए आपका ट्रांसफार्मर कौन सा है? उच्चाई ट्रांसफार्मर है। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वो प्राथमिक कुंडली से क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो धारा का रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है। यदि फेरे N2 में ज्यादा है तो धारा किसकी ज्यादा होने वाली है, I1 की ज्यादा होने वाली है। अब आपसे पूछ रहा है द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होगा भाई, कम होने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे बच्चों, आपसे पूछ रहा है एक्स किरणें, एक्स जो रहे आपकी वो क्या है, गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अरे सबको पता है ये आपकी क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे है। बात करें लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकाश का वेग आपको निकालना है। माध्यम में प्रकाश का वेग निकालने का फॉर्मूला है C बराबर में NV। V निकालोगे तो C/N आपका बच्चों फॉर्मूला लगेगा। C है प्रकाश की चाल, N है अपवर्तनांक। पहले आपको अपवर्तनांक निकालना होगा। अपवर्तनांक किससे निकलेगा प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण से निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है sin IC = 1/n। साइन IC की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री बराबर 1/n। साइन 30 का मान होता है 1/2 1/n। n का वैल्यू यहाँ से आप निकालते हो तो n का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 निकल कर आपका n का मान आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या था आपका भाई, v बराबर में C/n। C है प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸। n का मान कितना आया आपका 2 आया। आप यहाँ भाग लगाते हो तो 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ ऑप्शन को ध्यान दीजिए बच्चों, जो आपका बी ऑप्शन है ना, यहाँ 5 नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 8 आपका आएगा, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने एक ही वीडियो के अंदर नस्ते नाबूद कर दिया। आई होप कि आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारा जो चैनल है आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर और एक धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।